हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है 10th के बोर्ड्स बहुत पास में आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स में हमने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं कि उनके सारे आंसर्स 1 2 मार्क के क्वेश्चन 3 मार्क के क्वेश्चन वो राइट लिख लेते हैं। अगर नहीं राइट तो कुछ अप्रॉक्स लिख लेते हैं, उसको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाता है। बच्चों को डर यहाँ पे रहता है कि उनके 1 मार्क्स नहीं कट करने चाहिए, कट होने चाहिए। तो हम हमारा ये वीडियो बनाने का मोटिव इसलिए ये है कि हम क्या करें कि जो भी 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, साइंस 1 के, साइंस 2 के, मैथ्स 2 के, तो उसके 1 मार्क के क्वेश्चन जितने पॉसिबल क्वेश्चन है आपके सामने ला के रखने का ट्राई कर रहे हैं। तो हमारा मोटो ये है कि बच्चों के मार्क्स नहीं कटने चाहिए। 1 मार्क के आंसर्स आए, उसको कैसे टैकल करना है। तो हमने इसके पहले एक वीडियो शूट किया है, एक चैप्टर जिसमें साइंस 1 का ग्रेविटेशन हमने शूट कर लिया है। तो उसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस जनरेट हो रहे थे, 1 मार्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हमने बनाए हैं। आज जो हम बना रहे हैं वो साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4 होने वाला है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये टॉपिक होने वाला है। तो जब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी वो बेसिक्स हमें पता रहना चाहिए। हमने पढ़ा करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I = Q/T होता है, ये पढ़ा हमने पढ़ा पावर के बारे में, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर P होता है, जिसको बोलते हैं हम V/I। जब भी इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आएगा V/I और इसका यूनिट हो जाएगा जैसे इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट तो वॉट है, पावर का यूनिट तो वॉट है, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो वोल्ट इंटू एम्पियर हो जाएगा और इस वोल्ट इंटू एम्पियर को आप क्या बोलोगे, आप वॉट बोलोगे आप। फिर हमने पता है ओम्स लॉ से V/IR होता है। तो पावर का हमारे पास दूसरा, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। पावर का हमारे पास दूसरा फॉर्मूला मिलेगा IR/I। V की जगह पर मैंने IR डाला ओम्स लॉ से, तो ये बन जाएगा I²R। और अगला जो फॉर्मूला बनेगा पावर का, अब हमें पता है V/IR होता है, लेकिन एक बार मैंने V का वैल्यू डाला, अब I का भी वैल्यू डाल सकता हूँ ना यहाँ पे मैं। तो I का वैल्यू हो जाएगा V/R। तो P3 का मिलेगा, V तो V ही रहने दो और I की जगह पे आप यहाँ पे डाल दो I का वैल्यू V/R। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा V²/R। हमने ये बेसिक फॉर्मूले देखे हैं, ये क्या है। तो इन्हीं फॉर्मूले के अप्रॉक्स ये सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्या है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वॉट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट वॉट होता है क्या, नहीं। इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट वॉट होता है, हमने देखा ही। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट दिया है कि द इंड्यूस्ड करंट will be maximum when the direction of motion is perpendicular to the magnetic field। समझना ये कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपने चाहे जनरेटर पढ़ा है या मोटर पढ़ा है, तो आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ा है आपने। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में देखा आपने कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। जब भी परपेंडिकुलर रहेगा तो करंट मैक्सिमम फ्लो होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इसमें क्या है, मैच करना, मैचअप करना है। मैचअप में कैसा हो जाएगा, अर्थिंग। अर्थिंग किस लिए किया जाता है, ऑब्वियस सेफ्टी इशू के लिए। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इसको और ऊपर कर लेते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऑब्वियस है, अर्थिंग सेफ्टी इशू के लिए किया जाता है। ओवरलोडिंग में क्या होता है, ओवरलोडिंग में करंट, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं होता, इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं होता है, इलेक्ट्रिक गीजर नहीं होता है, फ्लो ऑफ हाई इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो हमारा सेकंड है, सेकंड का आंसर आ जाएगा ई। थर्ड है मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिक इंडक्शन तो समझ में आना चाहिए, मैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। फोर्थ का आंसर है मैग्नेटिक फोर्स, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, कभी कभी किसी एमसीक्यू में ऐसा होगा कि आप ना जंबल हो जाओगे, आपको लगेगा आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन भी है, सेकंड वाला ऑप्शन भी है। उस कंडीशन में आप ट्राई करना एलिमिनेशन मेथड। इस एलिमिनेशन मेथड में अपने को पता है फर्स्ट का और सेकंड का आंसर सी है।
फर्स्ट का आंसर सी है, सेकंड का आंसर ई है। देखते हैं कोई ऑप्शन मैच हो रहा है कि अपने पास। तो फर्स्ट का आंसर डी नहीं, ये नहीं है। बी वाले में देखो, फर्स्ट का आंसर सी है और सेकंड का आंसर ई है। मतलब क्या, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके हिसाब से थर्ड का आंसर क्या होना चाहिए? थर्ड का आंसर मैग्नेटिक इंडक्शन का आंसर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक, एक मिनट, थर्ड का आंसर होना चाहिए बी। बी मीन्स इलेक्ट्रिक जनरेटर। और फोर्थ का होना चाहिए, मतलब थर्ड का होना चाहिए बी। बी मीन्स होता है, बी के ऑप्शन पे दिया है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे बी पॉइंट पे दिया है इलेक्ट्रिक जनरेटर। और थर्ड के हिसाब से थर्ड होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए आपका ए, फोर्थ होना चाहिए इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब क्या, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। अर्थिंग का यूज किया जाता है किस लिए? सेफ्टी पर्पस के लिए। ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है? सर्किट में से एक्स्ट्रा करंट, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक इंडक्शन किस में प्रोड्यूस करते हैं आप लोग? जनरेटर में। और मैग्नेटिक फोर्स किस में लगता है? इलेक्ट्रिक मोटर में। अब जनरेटर और मोटर में आपको पता रहना चाहिए जनरेटर क्या काम करता है और मोटर क्या काम करता है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए, बताइए कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ जनरेटर एंड व्हाट इज फंक्शन ऑफ मोटर। Moving to the next topic, next question, a frequency of direct current. आपने दो टाइप के करंट पढ़े, एसी एंड डीसी। एसी एंड डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट का अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसे रहेगा, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होते रहता है, 50 हर्ट्ज, अराउंड 50 हर्ट्ज रहता है। लेकिन डायरेक्ट करंट क्या होता है? अगर इसको प्लॉट करूं तो एक फिक्स वैल्यू पे फ्लो होते रहता है, ये वैल्यू फिक्स रहेगा, मतलब इसका करंट कितना है? 0 हर्ट्ज। तो डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी कितना रहता है? 0 हर्ट्ज। अगर यहाँ पे पूछ दिया अल्टरनेट करंट पे क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? 0 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज क्या है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। Larger the number of turns in the solenoid, greater will be the magnetism produced. Obviously कि जितना आपने सोलेनॉइड देखा, सोलेनॉइड होता क्या है? आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा ही है और इसके अक्रॉस क्या कर दिया आपने? बैटरी लगा दी आपने। अब इसके अंदर से कहीं से करंट फ्लो होगा, जब जितना टर्न्स रहेगा उसके पास उतना ही ज्यादा इसका क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो ऑब्वियस है इसका आंसर ट्रू रहेगा कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा क्या रहेगा? उसका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसका। नेक्स्ट पे आते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इस टाइप के डायग्राम जब भी आएंगे समझना। और आपके अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपने ये चैप्टर पढ़े होंगे, कहाँ पे है ये। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जनरेटर है का डायग्राम है कि मोटर का डायग्राम है, क्योंकि आपके बुक में दोनों डायग्राम सेम दिए गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ कि आप डायग्राम देख के ही आप बता सकते हैं कि ये मोटर है कि जनरेटर है। तो हमने पढ़ा है बेसिक सा कि मोटर का काम क्या रहता है, फंक्शन मोटर का रहता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और अगला आता है जनरेटर। जनरेटर इसका जस्ट उल्टा करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा तो ऑब्वियस है यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो मोटर और जनरेटर में बेसिक आइडेंटिफिकेशन क्या करना है? जहां पे भी आप देखोगे ये बैटरी लगे हैं, देखो यहाँ पे बैटरी लगा है ये। अगर आप बुक वाले डायग्राम अगर ध्यान से देखेंगे, ये बैटरी प्लस और माइनस दिया है। ये बैटरी या सेल, बैटरी का सिंबल होता है ये। जहां पे जिस भी डायग्राम में अगर ये सिंबल है, मतलब ये है मोटर, मतलब क्या है? ये मोटर। आगे और भी हम क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड, आप वहां पे बस ये वाला टर्म्स देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मोटर है कि जनरेटर है। अगर कहीं पे भी अगर आपको बैटरी दिखा मतलब मोटर है, बैटरी के अलावा कुछ भी दिखा, वहां पे अमीटर दिखा, वोल्ट मीटर दिखा, गैल्वेनोमीटर देखा, ये तीनों में से कोई भी मीटर दिखेगा वो क्या रहेगा? जनरेटर रहेगा। इस केस में बैटरी लगा है तो ये क्या है? ये मोटर है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है कि इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स्ड, अगर बैटरी का पोलैरिटी रिवर्स कर दिया, मतलब जिस साइड प्लस से उस साइड माइनस कर दिया और जिस साइड माइनस से उस साइड प्लस कर दिया, मतलब उल्टा कनेक्ट कर दिया मैं, तो इन विच डायरेक्शन विल कॉइल रोटेट? कॉइल किस डायरेक्शन में रोटेट होगा? तो जैसा हमने पढ़ा कि ये मोटर है, मोटर काम करता है लेफ्ट हैंड के ऊपर, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और जनरेटर काम करता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे।
ये दो केस है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि ऐसा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, एफ बी आई, एफ फॉर फोर्स, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड है। और अपन ने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें हमेशा पता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड को हम हमेशा बी से लिखते हैं और बी का डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ। बी का डायरेक्शन क्या रहता है, नॉर्थ टू साउथ, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड एफ बी आई याद रखना, क्या एफ बी आई, थंब है फोर्स, इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मिडिल फिंगर है करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है कि नॉर्थ से साउथ जा रही है, फिंगर दिखा रही है। अब मुझे ये पता है कि करंट इसमें से कैसे फ्लो होगा। देखो जब नॉर्मल सा था, जब नॉर्मली अरेंज किया था आपने, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल करता है, पॉजिटिव से जाएगा ए से बी पे, यहाँ पे ए और बी से इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब क्या है कि अगर ये ए साइड है तो करंट पीछे जा रहा है, करंट पीछे जा रहा है मतलब ए बी कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। ए बी नीचे आ रहा है, अगर ये चीज नीचे आएगा तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा। ये देखो अगर ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो अगर ऐसे से करोगे तो कौन सा मोशन है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कब, जब ये नॉर्मली अरेंज है। ऑब्वियसली जब पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, इस साइड माइनस इस साइड प्लस हो जाएगा, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। जब ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो इस समय कैसा होगा, क्लॉकवाइज होने लगेगा। तो इसका क्वेश्चन ये है कि समझना, अगर पोलैरिटी ऑफ बैटरी अगर आपने रिवर्स कर दिया तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। पहले कैसा घूम रहा था कॉइल, एंटी क्लॉकवाइज, अब कैसा घूमने लगेगा, क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर है क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। ट्रू, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करते हैं, या जो मीटर आपके घर में लगे रहते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर लगे रहते हैं, उसमें देखेंगे आप उसका जो यूनिट आता है वो किसमें मेजर किया रहता है, किलो, ऐसा लिखा है KWH, ऐसा लिखा रहता है, किलोवाट आवर। उसका यही मीनिंग है। क्या आपको पता है 1 किलोवाट आवर का वैल्यू कितना होता है? तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए कि 1 किलोवाट आवर का वैल्यू कितना होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक का, ये एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट है, अभी देखो हमने उसके पहले वाला डायग्राम ही देखा था, हमने बोला था कि इसको आइडेंटिफाई करना है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे है ये। इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है कि ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें आज पूछा है, अभी ये कौन सा डायग्राम है, तो देखोगे यहाँ पे बैटरी भी, यहाँ पे भी बैटरी लगा है। अगर यहाँ पे भी बैटरी लगा है मतलब प्लस माइनस है, ये क्या है, ये मोटर है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑफ व्हाट सब्सटेंस इज द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर मेड। बोला है कि इसमें जो कॉइल है, ऑब्वियसली देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर लिख दिया है कि ये इलेक्ट्रिक मोटर है, इसमें जो कॉइल है ये वाला, ये कॉइल किसका बना रहता है, ये कॉइल बना रहता है कॉपर का। ये कॉइल किसका बना रहता है, कॉपर का। कॉपर दिख रहा है यहाँ पे, वेरी गुड, कॉपर दिख रहा है यहाँ पे। ये कैसे समझेगा ये, तो आप आपके घरों में जो सीलिंग फैन है या जो भी फैन है देखेंगे कभी आप खोले हुए, उसके अंदर कॉपर की वायरिंग की गई रहती है, कॉपर की वाइंडिंग की रहती है, तो उसके बारे में उसको ही कॉइल बोलते हैं। तो कॉइल किसका बना रहता है, कॉपर वायर का बना रहता है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें दिया है डायग्राम, समझना है। दो डायग्राम दिए आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम, आपने देखा रहेगा कहीं पे। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, आर देयर एनी चेंज ऑब्जर्व व्हेन द पोलैरिटी ऑफ करंट इज रिवर्स। हमेशा याद रखना, जब भी अगर आप पोलैरिटी चेंज करोगे, प्लस को अगर नॉर्मल प्लस माइनस है, तो अगर माइनस को प्लस और माइनस को प्लस और प्लस को माइनस करोगे तो ऑब्वियस है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखो, जब नॉर्मल प्लस से माइनस का करंट ऐसे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, देखो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस है, तो करंट यहाँ प्लस से माइनस से फ्लो हो रहा है, तो ये ऊपर है। लेकिन जब यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज कर दिया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस कर दिया, उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली देखो चेंज हो जा रहा है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है। ये तो चेंज दिखेगा, तो क्या दिखेगा, डिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। जो नीडल है सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, नहीं, क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये वाला आंसर राइट है कि जब भी आप पोलैरिटी चेंज करोगे, नीडल का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और एक लास्ट का क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें पूछा है कि फाइंड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में पूछा है सिल्वर, कॉपर, प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम। आप सबको पता है सिल्वर,
कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दीज आर द मेटल्स। लेकिन ये प्लास्टिक क्या है? नॉन मेटल। दूसरा इसको कर सकते हो कि ये सब क्या है? दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाइल प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो जल्दी से अपने डाउट कमेंट कर दीजिए, हम उसके आंसर देंगे। हम हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। वीडियो शॉर्ट रहेगा, कम समय में आप देख लेंगे और फटाफट आगे बढ़ेंगे ये। तो इतना इतना ट्राई करिए कि जो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जैसे मैंने कोई एक क्वेश्चन लिया, मैंने इस क्वेश्चन को मेरे डिक्टेट करने के पहले आप पॉज कर दीजिए, अपना आंसर प्रेडिक्ट करिए, फिर आंसर चेक करिए कि क्या है और क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अच्छे से, ये फुल्ली डेडिकेटेड होकर देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स इन द एमसीक्यूज और व्हाटएवर द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर द 1 मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।